डेमियन के कैथरीन से मिलने के बाद दोनों ने अपनी लड़ाइयों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। डेमियन की लड़ाई की कहानी तो सामान्य थी, लेकिन कैथरीन की कहानी बिल्कुल अलग स्तर की थी। लड़ाई सामान्य रूप से शुरू हुई, जिसमें अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी ने अपने अंधकार तत्व का उपयोग करके आसपास के वातावरण को नष्ट करना शुरू कर दिया और कैथरीन को भी नष्ट करने की कोशिश की, जबकि कैथरीन ने अपनी वायु शक्ति से जवाबी हमला किया। उसने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया जिसे क्षरण भेद नहीं सका और अपनी वायु तलवारों और गोलियों से दूर से ही हमला किया। उसने अभी तक अपनी मायावी शक्ति का उपयोग नहीं किया था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान अपनी वायु शक्ति को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, छुपे रुस्तम का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने भयंकर आक्रमण किया। उसने अपने अंधकार के तीरों का उपयोग करके उसके कवच को भेद दिया, जिससे संक्षारण का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। हालांकि तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जब कैथरीन ने अपने शरीर पर क्षरण का प्रभाव महसूस किया, तो उसे अचानक अपनी मायावी शक्तियों के उपयोग के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उसके विचार सरल थे, क्या मैं संवेदनाओं की नकल करने के लिए भ्रम का उपयोग कर सकता हूं? एक बार यह विचार उसके दिमाग में बैठ गया तो वह इसे निकाल नहीं पाए। उसने अपनी वायु शक्ति पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी रणनीति बदल दी। उसके बाद से यह एक तरफा लड़ाई बन गई। कैथरीन ने हमेशा की तरह अपनी आक्रमण शक्ति को बढ़ाने के लिए मायाजाल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसमें कुछ नया भी जोड़ा। हर उस हमले से जो उस अप्रत्याशित दावेदार को जरा सा भी चोट पहुंचाता था, उसे सामान्य से कहीं ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। शुरुआत में ये रणनीति ज्यादा कारगर नहीं रही, लेकिन उसके पास खुद को सुधारने के लिए पूरा एक युद्ध था। शुरुआत में यह एक मामूली बदलाव था, जैसे सुई की चुभन को कागज के कट में बदलना, लेकिन समय बीतने के साथ इस अवधारणा पर उसकी पकड़ और गहरी होती गई। कैथरीन का माया नियंत्रण पहले से ही मास्टर स्तर पर था, क्योंकि उसने वास्तविकता को प्रभावित करने का मार्ग अपना लिया था, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल शुरुआत से सीख रही थी। दरअसल उसे यह पता लगाना था कि जिन अवधारणाओं पर वह लगातार अभ्यास कर रही थी, उनका उपयोग संवेदनाओं और दर्द जैसी सूक्ष्म चीजों पर कैसे किया जाए। इस दौरान जब वह अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रही थी, तब वह स्वयं पर भी अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर रही थी। उसने अपनी त्वचा पर छोटे छोटे कट लगाए और दर्द को बढ़ाने की कोशिश की। उसके गुरु ने उसे मायाजाल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी कि मायाजाल की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब उसे इस बात की बेहतर समझ हो कि वह क्या दर्शाना चाहता है। अगर कैथरीन अपनी कल्पनाओं से एक साधारण कुर्सी बनाना चाहती और उस पर बैठना चाहती, तो यह संभव होता। कुर्सी असली न होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होती। लेकिन अगर वह सूर्य बनाना चाहती तो यह असंभव था। वह केवल एक प्रक्षेपण होता जिसमें तारे की शक्ति या गुण नहीं होते। जब उसने इस तरह सोचा तो उसे एक और बात समझ में आई। वह पहले से ही अवचेतन रूप से अपनी कल्पनाओं को स्पर्श और दृष्टि से वास्तविक महसूस कराने का प्रयास करके संवेदनाओं को प्रभावित कर रही थी। यह कोई नई अवधारणा नहीं थी, बल्कि दिशा में एक साधारण बदलाव था। इसके साथ ही उसे अपना रास्ता पता चल गया। उसकी प्रगति की गति तेज हो गई और उसकी त्वचा पर बने छोटे छोटे घाव गहरे जख्मों की तरह दर्द करने लगे। इस समय तक लड़ाई शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था। जब कैथरीन ने मायाजाल का इस्तेमाल करना शुरू किया तो अप्रत्याशित विजेता के जीतने की संभावना खत्म हो गई। उसके हमले कैथरीन तक पहुंचते, लेकिन उसे पता चलता कि वह वहां है ही नहीं। हालात और भी बदतर हो गए। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। लड़ाई के दौरान लगे छोटे छोटे घावों से उसे सामान्य से कहीं ज्यादा दर्द हो रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और वह बाल बाल बचा, बस मामूली चोट के साथ। लेकिन इतना काफी था। उस अप्रत्याशित विजेता को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे बाएं हिस्से को किसी विशाल पंजे से बुरी तरह से घायल कर दिया गया हो। कैथरीन रुकी नहीं, बल्कि उस पर लगातार हमला करती रही, जिससे उसके शरीर का दर्द असहनीय हो गया। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने अंतिम प्रयोग के लिए उसने उस विकृति का परीक्षण करने का फैसला किया जिसे उसने पहले महसूस किया था। हालांकि यह अप्रत्याशित हमले जितना प्रभावी नहीं था, फिर भी यह हद से ज्यादा था। उसके पहले से मौजूद दर्द के साथ साथ उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रही विकृति और क्षय ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। बोलने की शक्ति खोकर वह बेहोश हो गया। मंच पर वापस टेलीपोर्ट होने के बाद ही वह जागा और उसे अपने शरीर में सामान्य रूप से हल्का दर्द महसूस हो रहा था। यही उसके चेहरे पर डर का भाव था। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सब सच में हुआ था, और यही बात उसे बहुत डरावनी लग रही थी। ये सुनकर डेमियन भी थोड़ा भयभीत हो गया।
हालांकि उसकी आंखें उस पर किए गए किसी भी भौतिक भ्रम को बेअसर कर सकती थीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह संवेदनाओं पर काम करेगा या नहीं। उसने लापरवाही से कैथरीन से एक कुर्सी बनाने को कहा ताकि वह अपने सिद्धांत का परीक्षण कर सके। मायावी कुर्सी पर बैठे हुए डेमियन ने अपने शरीर के सारे छोटे छोटे बाल खड़े होते हुए महसूस किए। हालांकि उसकी आंखों ने उसे आगाह कर दिया था कि स्पर्श का यह एहसास एक भ्रम है, फिर भी आंखों ने भ्रम को पूरी तरह से नहीं रोका। अब उसे पता चल गया था, जब वह उसका सामना करेगा, भले ही उसे पता हो कि उसका दर्द एक भ्रम है, फिर भी उसे सारा दर्द महसूस होगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फाइनल नजदीक आते ही दिन तेजी से बीत गया। पूरे महाद्वीप में चर्चा का विषय टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। आम जनता में जबरदस्त उत्साह था। उन्होंने डेमियन और कैथरीन को क्रमशः अंतरिक्षीय बिजली राजकुमार और भ्रमित पवन परी जैसे उपनाम भी दे दिए थे। ऐसा लगता था कि नामकरण के मामले में उनकी समझ बेहद खराब थी। अधिकांश लोग उन उपनामों की असहजता से वाकिफ थे, इसलिए जब उन्हें डेमियन के साहसिक दिनों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे यमराज कहना जारी रखने का विकल्प चुना, जबकि कैथरीन के उपनाम को छोटा करके भ्रमित परी कर दिया गया। अब जब फाइनल का समय आ गया था तो सट्टेबाजी घरों में भारी भीड़ थी। यमराज पर 100 सोने के सिक्के। तुम क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ? जाहिर है विजेता तो हमारी मायावी परी ही होगी। अचानक एक नई आवाज सुनाई दी, यमराज पर एक सफेद सोने का सिक्का। उस आवाज की ओर सबकी निगाहें मुड़ गईं और सामने एक विशालकाय भेड़िया आधा इंसान दिखाई दिया। उसने सबकी निगाहों को अनसुना करते हुए अपना दांव लगाया और वहां से चला गया। एथन ने हल्की सी मुस्कान दी। देखते हैं आज तुम मुझे किस तरह की लड़ाई दिखाते हो। इस समय डेमियन और कैथरीन पहले से ही मैदान पर थे। सेमीफाइनल के समतल मैदानों के विपरीत इस बार यह एक हरा भरा जंगल था। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हुए उत्साहित मुस्कान बिखेर रहे थे। उनकी मुलाकात को पूरा 1 साल बीत चुका था और पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बेताब थे। आखिरकार अब उन्हें यह मौका मिलने वाला था और फिर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। डेमियन के हाथ में तलवार आ गई जबकि कैथरीन के हाथ में दरांती। उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाई और लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि ये किसी सुनियोजित नृत्य की तरह लग रहा था, एक घातक नृत्य। कैथरीन बड़ी खूबसूरती से नाच रही थी और उसके आसपास का वातावरण मायावी होता जा रहा था। अनगिनत हवा के झोंके तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो डेमियन को टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रहे हों। इस बीच डेमियन का नृत्य अधिक कुशल और क्रूर था। उसकी आकृति वास्तविकता से परे और वास्तविकता के बीच झिलमिलाती हुई प्रतीत होती थी, क्योंकि उसके हर वार के साथ जमीन पर बड़े बड़े घाव बन रहे थे। ये डेमियन की तलवारबाजी की कला पर की गई कड़ी मेहनत का नतीजा था। आखिरकार उसने अपनी विभिन्न तलवारबाजी कलाओं को आपस में मिलाने और प्रवाहित करने की क्षमता हासिल कर ली थी। हवा के ब्लेड अंतरिक्षीय ब्लेडों से टकरा गए क्योंकि दोनों के बीच का क्षेत्र विस्फोटों से भरे बारूदी सुरंग क्षेत्र में बदल गया। उस क्षेत्र से होकर कई छोटी छोटी हवा की गोलियां सरसराती हुई गुजरी और डेमियन की ओर तेजी से बढ़ीं। लड़ाई के लिए डेमियन ने अपने चारों ओर वेक्टर फील्ड नहीं बनाया था, लेकिन उसे पता चला कि उसका यह निर्णय गलत था। जैसे ही हवा के वे गोले उसके शरीर से टकराए, डेमियन को ऐसा लगा जैसे कोई इंसान हथौड़े से बार बार पीटा जा रहा हो। डेमियन की दृढ़ता को जानते हुए कैथरीन ने दर्द को और अधिक स्पष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डेमियन ने दांत पीसते हुए हिम्मत जुटाए। उसका हाथ पहले ही कट चुका था, उसके शरीर की संरचना को कोशिकीय स्तर पर जबरदस्ती बदल दिया गया था और उसका पूरा बायां हिस्सा जलकर राख हो गया था। अगर वह इतना भी सहन नहीं कर सकता तो उसे सत्ता पाने की अपनी चाहत छोड़ देनी चाहिए। डेमियन ने अभी भी अपना वेक्टर फील्ड सक्रिय नहीं किया था क्योंकि उसे लगा कि अपनी शक्ति सीमा के भीतर पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करना एक तरह की धोखाधड़ी होगी, इसलिए उसने लगातार होने वाले दर्द के कई झटकों को सहन किया। इस दौरान डेमियन लगातार हमला करता रहा। कुछ ही देर बाद उसने अपने वेक्टर नियंत्रण और बिजली के संयोजन से बनी प्लाज्मा किरणें भी इसमें शामिल कर लीं। मैल्कम के साथ प्रशिक्षण के बाद ये प्लाज्मा किरणें पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। ये किरणें पेड़ों को मक्खन की तरह चीरती हुई कैथरीन की ओर तेजी से बढ़ीं। उन किरणों से खतरे को भांपते हुए कैथरीन ने कई मायावी मिट्टी की दीवारें खड़ी कर लीं और अपनी शक्ति का उपयोग करके खुद को उनके रास्ते से हटा लिया। यह एक अच्छा निर्णय था क्योंकि किरणें उन दीवारों को भेद कर विशाल जंगल में आगे बढ़ गईं। कैथरीन ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी आक्रमण क्षमता उसकी बराबरी नहीं कर सकती, मुझे जीतने का कोई और तरीका ढूंढना होगा।
फिर उसे वह दांव याद आया जिसका इस्तेमाल उसने पहले दौर में इवान को हराने के लिए किया था। बस यही, उसने तुरंत इस रणनीति को अमल में लाया। डेमियन पर किए गए उसके हर हवा के हमले में अब ध्वनि के गुण शामिल थे, जिससे उसका संतुलन बिगड़ रहा था और उसे मतली हो रही थी। उसने दांत पीसकर सहन किया, लेकिन उसके मुंह और कानों से रिसते खून को देखकर स्पष्ट था कि उसकी रणनीति कारगर साबित हुई थी। हालांकि डेमियन के आंतरिक अंग मजबूत हो चुके थे, फिर भी वे उसके मांसपेशियों और हड्डियों जितने मजबूत नहीं थे। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया था। लड़ाई जारी रही और दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। कैथरीन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसकी सहनशक्ति भी कमजोर पड़ गई थी। वहीं डेमियन के पास अभी भी अपनी लगभग 1/3 ऊर्जा बची थी, लेकिन उसकी चेतना बार बार जागृत हो रही थी और वह खुद को जगाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसा कि उसने पहले सोचा था, कैथरीन ही उसकी पीढ़ी में एकमात्र ऐसी थी जो उसे चुनौती दे सकती थी। अचानक डेमियन को अत्यधिक खतरे का आभास हुआ। धुंधली दृष्टि से कैथरीन की ओर देखते हुए उसने देखा कि वह गहरी सांस ले रही है। वह जानता था कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि उसने पहले भी अनगिनत बार ऐसा किया था। वह सांस के हमले के लिए तैयार हो रही थी। दरअसल कैथरीन को यह विचार बंशी नामक एक काल्पनिक राक्षस के बारे में पढ़कर आया था। कहा जाता था कि उनकी चीखें पीड़ितों की आत्माओं को भी क्षति पहुंचा सकती हैं। उसने अपनी आवाज को और तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि हवा के किसी भी हानिकारक प्रभाव को अपने शरीर के भीतर न आने दे। उसके मुंह के सामने एक छोटा बवंडर बनने लगा। फिर जब उससे लगा कि बस बहुत हो गया, तो उसने एक तीखी चीख निकाली। इसके साथ ही हवा का एक विशाल क्षैतिज बवंडर भी उठा, जिसे उसने भ्रमों से और भी मजबूत बना दिया। हार न मानने की चाह में डेमियन ने जोरदार दहाड़ लगाए। उसकी अजगर जैसी सांस निकली, जो सीधे कैथरीन की भयानक चीख से टकराए। एक भीषण विस्फोट हुआ। आसपास के पेड़ तेज हवाओं के झोंकों से उखड़कर चूर चूर हो गए और फिर बिजली गिरने से जलकर राख हो गए। जमीन दबाव सहन नहीं कर पाए और 10 मीटर से भी अधिक गहरी धंस गई। डेमियन और कैथरीन दोनों दूर जा गिरे। डेमियन लगभग बेहोश था, लेकिन कानों में बज रही तेज आवाज के बावजूद उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति को बनाए रखा। कालकोठरी में खून की दुनिया में मिली ट्रेनिंग ही एकमात्र कारण था जिससे वह ऐसा कर पा रहा था। टेलीपोर्ट करके वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कैथरीन जमीन पर बैठी है और बेहोश होने और जागते रहने के बीच झूल रही है। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं जीत गया, उसने फीकी मुस्कान के साथ घोषणा की। हालांकि वह खंडन करना चाहती थी, पर कर नहीं सकी। इस समय वह पूरी तरह से थक चुकी थी। डेमियन ने उसे सहारा दिया और दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। भले ही वह जीत गया था, पर वह उससे कम थका हुआ नहीं था। बाहर भीड़ का शोर गूंज रहा था। सांसों के उन दो हमलावरों की टक्कर देखकर कोई भी अपना उत्साह रोक नहीं पा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उद्घोषक की आवाज अंतिम बार सुनाई दी। नेक्सस इवेंट की 100वीं वर्षगांठ के विजेता हैं डेमियन वॉल्ट। नेक्सस इवेंट का अंत हो चुका था, अब बस पुरस्कार समारोह ही बाकी था। इससे पहले तीसरे स्थान के निर्धारण के लिए एथन और अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी के बीच एक मुकाबला हुआ था, लेकिन उसके परिणाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। एथन की अग्निशक्ति अप्रत्याशित प्रतिद्वंद्वी के अंधकार के विरुद्ध घातक साबित हुई, साथ ही उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति भी। कई दौरों में सफलतापूर्वक जीत हासिल करने वाले अंधकार के तीर इतने शक्तिशाली शरीर के सामने टिक नहीं पाए, और जब तक वे उसे नष्ट करने का प्रयास कर पाते, तब तक वे आग की लिपटों में जलकर राख हो गए। इस तरह एथन ने अपेक्षाकृत आसानी से तीसरा स्थान हासिल कर लिया। फाइनल मुकाबला दोपहर के आसपास हुआ था, इसलिए समारोह रात में आयोजित किया जाएगा। ये डेमियन और कैथरीन के लिए किया गया था, जिन्हें इतने जोरदार मुकाबले के बाद आराम की सख्त जरूरत थी। उन दोनों को टेलीपोर्ट करके वापस मुख्य मंच पर पहुंचा दिया गया, जहां उनका सामना एक शोरगुल से भरी भीड़ से हुआ, जिसकी जयकार आसपास की सभी आवाजों को दबा सकती थी। भला ऐसी भीड़ उत्साहित क्यों न होती? नेक्सस इवेंट हर 10 साल में एक बार होता था, और यह जरूरी नहीं था कि हर पीढ़ी में असाधारण प्रतिभाएं पैदा हों। हालांकि इस पीढ़ी में न सिर्फ एक, बल्कि 4 प्रतिभाएं पैदा हुईं। यहां तक कि अप्रत्याशित प्रतिभा भी इस सूची में शामिल थी, क्योंकि वह सिर्फ कैथरीन से हारी थी। और ये तथ्य कि कैथरीन डेमियन को, जो अपने रास्ते में काफी हद तक अबाधित था, इतनी थकावट तक ले जाने में सक्षम थी कि वह लगभग बेहोश होने की कगार पर था, ने इस स्थिति को और भी अधिक बढ़ा दिया। जीत की खुशी में डूबे दोनों ने डेमियन ने कैथरीन का हाथ पकड़ा और फिर दोनों ने अपनी बाहें हवा में उठाकर जीत का जश्न मनाया। भीड़ खुशी से झूम उठी।
जोरदार तालियों और जयकारों के बीच दोनों आखिरकार मंच से उतरे और अपने निजी कमरे की ओर चल दिए। उस पल उन्हें नींद के सिवा कुछ और नहीं सूझ रहा था, उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि उनके हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किंग साइज बेड पर पहुंचते ही वे एक साथ गिर पड़े और बेहोश हो गए। डेमियन को अभी भी अपने अंदरूनी आघात से उबरने की जरूरत थी, जबकि कैथरीन को अपनी घटती हुई माना शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। जब वे दोनों शांति से सो रहे थे तब अखाड़े के चारों ओर कई बातचीत चल रही थी। हाँ, एथन हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि उसने मुझे अपनी सारी खूबियां नहीं दिखाई हैं। धिक्कार है, अगली बार मैं उससे जबरदस्ती सब कुछ उगलवा लूंगा। उसके सामने खड़े दोनों बॉनों ने सिर हिलाया। सचमुच, अगर उसने पिछली राउंड में उस आखिरी क्षमता का इस्तेमाल किया होता तो किसी के पास कोई मौका नहीं होता, आरा ने शिकायत की। ये सच हो सकता है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि उसने हमसे मुकाबला करने और सही मायने में लड़ाई लड़ने के लिए खुद को रोका। वह वाकई प्रशंसनीय व्यक्ति है, एरन ने जवाब दिया। दोनों भाई बहन और एथन अपने अपने क्षेत्रों में बेहद उच्च दर्जे के व्यक्ति थे और चून की पशु और कल्पित बॉनों के क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनके बीच कोई संबंध होगा। भीड़ में मौजूद कई अन्य लोग भी इसी तरह सोच रहे थे। हालांकि ये तथ्य कि कैथरीन डेमियन का मुकाबला तब भी कर सकती थी जब वह ऐसी शक्ति का प्रयोग करता था जो प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकती थी, चर्चा का एक प्रमुख विषय था। ईवा भी अखाड़े में मौजूद थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक तीव्र चमक दिखाई दे रही थी। पेंट हाउस में वापस आकर विभिन्न नेता भी बातचीत कर रहे थे। तुम्हारी वह छोटी बच्ची वाकई कमाल की है। ध्वनि जादू का इस तरह इस्तेमाल करना बहुत दुर्लभ है, और इससे आमतौर पर गले और आंतरिक अंगों को गंभीर चोटें आती हैं। राक्षसी महारानी ने कहा। सचमुच, बौने राजा ने कहा, ध्वनि हवा का एक ऐसा गुण है जिसे बहुत कम लोग अपनाना चाहते हैं। उसका ऐसा प्रयास करना और उसमें सफल होना प्रशंसनीय है। एडेलेयर सम्राट के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उनकी मानिक जैसी आंखों में गर्व की एक छिपी हुई झलक दिखाई देती थी। हालांकि इस समय उनका ध्यान किसी और चीज पर था। वो लड़का। पशु सम्राट ने सिर हिलाया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। वह अजगर की सांस थी। जहां तक मुझे महसूस हुआ, लड़का अजगर की प्रजाति का नहीं है, इसलिए उसके पास वह शक्ति होना समझ में नहीं आता। पशु महारानी ने भी अपनी बात रखी। उसकी पशु आभा कई अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण है, लेकिन इसके मुख्य गुण भेड़िए जैसे हैं। उसके लिए ड्रैगन की सांस लेने की बजाय फेनर वंश का कुछ अंश प्राप्त करना अधिक तर्कसंगत होगा। सम्राटों ने निर्णय लेने से पहले कुछ देर तक विचार विमर्श किया। पुरस्कार समारोह समाप्त होने तक इंतजार करते हैं, फिर हम उनसे इस बारे में पूछ लेंगे। आखिरकार वे हमसे 2 कक्षा नीचे हैं। वे हमारी इच्छा का विरोध नहीं कर सकते। स्टैंटन सम्राट ने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन इस विचार को तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। नहीं, वो लड़का स्थानिक क्षमताओं का उपयोग करने वाला है। अगर खतरा महसूस होने पर उसके पास भागने के कई तरीके हों तो यह कोई अकल्पनीय बात नहीं होगी। लेनन सम्राट ने कहा। दोनों के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंद्विता रही थी, इसलिए अन्य नेताओं को उनके अलग अलग विचारों पर आश्चर्य नहीं हुआ। दोनों ने कई मिनट तक बहस की, जिसके बाद एडिलेयर सम्राट ने अपना हाथ उठाया। बस करो, हम लड़के से उसकी शक्ति के बारे में पूछेंगे, लेकिन जवाब के लिए दबाव नहीं डालेंगे। हर विशेषज्ञ के अपने कुछ रहस्य होते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि क्या कोई उसके मूल का पता लगा पाया है। कुछ देर तक कोई भी नेता चुप रहा, फिर राक्षसी महारानी ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं उस पहले स्थान का पता लगाने में सक्षम रही हूं जहां वह प्रकट हुआ था, लेकिन इससे उसकी उत्पत्ति का रहस्य जरा भी हल नहीं होता। अपने साथियों को बेसब्री से उसकी ओर देखते देख वह मुस्कुराए और फिर बोली, दिलचस्प बात यह है कि मुझे ये जानकारी दूसरी श्रेणी के भूरे हिरण से मिली। उनकी प्रजाति अपनी उच्च बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, इसलिए वह मुझसे बातचीत कर सकी। पता चला कि 1 साल पहले जब वह हेलिया जंगल के बाहरी इलाके में एक खेत में चर रही थी, तभी अचानक एक पुरुष और एक बड़ा काला भेड़िया कहीं से प्रकट हो गए। वे बिना किसी पूर्व सूचना के जंगल के बीचों बीच अचानक आ गए। उसकी रिपोर्ट के अनुसार वह इंसान गंदगी और खून से लथपथ था और उसने अपने पैरों पर फटे हुए कपड़े के अलावा कुछ नहीं पहना था, जबकि भेड़िया भी उसी तरह गंदा था। पास की एक नदी में नहाने के बाद ही उसने उनका असली रूप देखा। इस घटना के बाद वे दोनों जंगल से बाहर निकले और भागने लगे। यह आखिरी बार था जब उसने उन्हें देखा था और वह लगभग इस घटना को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अगर मेरे अलावा कोई और उससे पूछता तो मुझे संदेह है कि उसे यह छोटी सी मुलाकात याद रहती।
सभी सम्राट एक बार फिर चिंतन में डूब गए। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि इस जानकारी का क्या महत्व है, लेकिन उनमें से 3 के मन में एक धुंधली संभावना उभर आई। ये थे एडेलेयर सम्राट, स्वयं दानव महारानी और मैल्कम, जो बातचीत के अधिकांश समय चुप रहे। क्या वह इलाके में कहीं किसी तहखाने से निकला है? अगर ऐसा है तो क्या वह हो सकता है दूसरी दुनिया के लोगों का कालकोठरी के प्राकृतिक रूप से बनने से पहले बनने वाले द्वारों में फंस जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनका सतह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहना अत्यंत दुर्लभ था। अगर वे किसी तरह सतह तक पहुंच भी जाते तो वे एक अनजान जगह पर होते और अपनी नासमझी के कारण मारे जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन डेमियन को शुरुआत से ही दुनिया का ज्ञान था, जिससे वे भ्रमित हो गए। लेकिन मैल्कम के दिमाग में पहेली के कई टुकड़े एक साथ जुड़ते हुए प्रतीत हुए। वो उन सब में अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने डेमियन के साथ काफी समय बिताया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बेहतर जानता था। डेमियन को दुनिया की बुनियादी जानकारी तो थी, लेकिन उसका अधिकांश ज्ञान पुराना था, मानो उसने ये सब किसी पुरानी किताब से सीखा हो। अकादमी में प्रवेश करने से पहले उसे नेक्सस इवेंट के बारे में पता नहीं था। मैल्कम द्वारा समझाने से पहले उसे नॉक्स या युद्ध के बारे में भी कुछ नहीं पता था, और यहाँ तक कि उसे माना सर्किट की अवधारणा का भी ज्ञान नहीं था। क्या वह शुरुआती स्तर की दुनिया से है? मैल्कम ने सोचा। लेकिन किस तरह की शुरुआती स्तर की दुनिया ऐसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दे सकती है? नेताओं की चर्चाओं में कई घंटे बीत चुके थे और रात हो चुकी थी। निजी कमरे में डेमियन की चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगी। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थीं। डेमियन ने उठने की कोशिश की, तभी उसे अपने दाहिने हाथ और बगल पर कुछ भार महसूस हुआ। अपनी ओर देखते हुए डेमियन इतना चौंक गया कि वह लगभग सहज ही गायब हो गया। मैं हमेशा उसके साथ घिसे पिटे एनीमे दृश्यों में ही क्यों फंस जाता हूँ। ये स्थिति बिल्कुल घिसी पिटी थी। उसके बगल में सो रही कैथरीन थी। उसका सिर उसकी बाह पर टिका था, जबकि उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर और उसके पैर उसके पैरों के चारों ओर लिपटे हुए थे। मैं क्या हूँ? उसका निजी तकिया। डेमियन ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। डेमियन अब भी एक पुरुष था। उसकी छाती से सटे 2 मुलायम उभार और उसकी जांघ पर महसूस हो रही हल्की सी खाई ने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया था। अब उसे देखकर डेमियन को एहसास हुआ कि कैथरीन का शरीर वाकई बहुत आकर्षक था। उसका शरीर सुडौल था, लेकिन इतना भी नहीं कि अस्वाभाविक लगे। उसकी छाती का आकार एकदम सी कप था, जो उसे अपने हाथों में पूरी तरह समाहित होता हुआ महसूस हुआ। उसकी कमर को देखकर डेमियन को बस एक झलक ही काफी थी, क्योंकि वह भी बेहद सुडौल थी। हिलने डुलने पर कमर में होने वाली हल्की सी हलचल भी उसकी पैनी नजरों से नहीं बच पाए। सच कहूं तो उसका शरीर उसे बिल्कुल पसंद था। इस समय वह लेट गया और अपने अंदर के एहसासों का आनंद लेने लगा। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर वह युद्ध के दौरान दर्द बढ़ा सकती है, तो क्या वह के दौरान आनंद भी नहीं बढ़ा सकती? अचानक डेमियन ने गुस्से में अपनी जीभ काट ली, जिससे खून निकल आया और वह अपने विचारों से बाहर आ गया। वह थोड़ा पसीना आने से खुद को रोक नहीं पाया। इससे पहले भी जब वे काफी कम जोखिम भरी स्थिति में थे, तब भी उसकी पशुवत प्रवृत्ति उसे बेकाबू करने की कोशिश करती थी, लेकिन शारीरिक संपर्क न होने के कारण इसे नियंत्रित करना आसान था। इस बार तो वह खुद पर काबू पाने में लगभग नाकाम रहा। उसे पता था कि उसके विचार और हरकतें उसके स्वभाव के विपरीत थीं, लेकिन उसके मन ने अवचेतन रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। ये तो पागलपन है। कामुकता एक ऐसा पहलू है जिस पर मुझे हाल तक नियंत्रण करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस समय मुझे या तो संयम बरतना होगा या इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करना फिर से सीखना होगा। डेमियन के कुछ और सोचने से पहले ही उसे अपने बगल में हल्की सी हलचल महसूस हुई। कैथरीन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह बेहद आरामदायक तकिए पर सोई थी, इसलिए उसने तकिए को और कसकर पकड़ लिया, ये सोचकर कि आखिर यह क्या है। जब उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई तो सबसे पहले उसे नीले लाल रंग की घूमती हुई आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। बस हो गया, डेमियन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तभी कैथरीन को एहसास हुआ कि वे दोनों कितनी अजीब स्थिति में थे। एक डरी हुई बिल्ली की तरह बड़े बिस्तर से झट से उठते हुए कैथरीन ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल का समय लिया। फिर बिना कुछ कहे उसने डेमियन को गुस्से से घूरा और कमरे से बाहर भाग गई। उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल था। डेमियन की मुस्कान व्यंग्यपूर्ण हो गई। क्या उसे नहीं पता कि मुझे इस तरह देखने से वह और भी आकर्षक लगती है? सिर हिलाते हुए डेमियन भी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ।
कमरे से बाहर निकलते ही उसके विचार एक बार फिर बदल गए। आखिरकार मुझे अपना अमृत प्राप्त करने का समय आ गया है। जब डेमियन ने अखाड़े में दोबारा प्रवेश किया तो नजारा पूरी तरह से अलग था। कोलोसियम शैली के स्टैंड अभी भी लाखों लोगों से भरे हुए थे, लेकिन फर्श को बदल दिया गया था। पहले यह एक विशाल स्थान था जिसके बीच में केवल एक विशालकाय उठा हुआ चबूतरा था जो मंच का काम करता था। अब यह सजावट से भरा हुआ था। मंच पर अब परिधि के चारों ओर 47 छोटे ऊंचे चबूतरे बने हुए थे, जबकि मंच के मध्य में अलग अलग ऊंचाइयों के 3 विशेष चबूतरे थे। हालांकि वे सभी अन्य 47 चबूतरों से बड़े थे। तीनों में सबसे छोटा चबूतरा कांस्य रंग का था, मध्य वाला चांदी का और सबसे ऊंचा वाला शुद्ध सोने का था। ये मंच स्पष्ट रूप से शीर्ष 3 के लिए थे। इन प्लेटफार्मों के अलावा 9 राजसी सिंहासन अगल बगल रखे थे, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग ढंग से सजाया गया था। चूंकि प्रतिभागी अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि नेता भी उपस्थित नहीं होंगे, जिससे सिंहासन फिलहाल खाली रह जाएंगे। खाली मैदान भव्य कालीनों और सजावटों से भरा हुआ था, जिससे मंच की शोभा और भी बढ़ गई थी। समारोह का समय आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। धीरे धीरे लोग अखाड़े में आने लगे। टूर्नामेंट के कई कर्मचारी भी अंदर आए और प्रत्येक प्रतिभाशाली प्रतिभागी को उनकी रैंक के अनुसार उनके उपयुक्त स्थान पर ले गए। रैंक जितनी ऊंची होती थी, वे मंच के मध्य के उतने ही करीब स्थित होते थे। आसपास नजर घुमाते हुए डेमियन ने दूर से कैथरीन को अपनी ओर देखते हुए देखा। जैसे ही वह हाथ हिलाकर उसकी ओर बढ़ने वाला था, उसने देखा कि कैथरीन ने एक हल्की सी आवाज निकाली और अपना सिर घुमा लिया। डेमियन एक बार फिर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम ही तो मुझसे चिपकी हुई थी, तो फिर ये कठोर व्यवहार मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है? शिकायत करते हुए भी डेमियन ने उसे परेशान नहीं किया। उसे लगा कि उस असहज मुलाकात के बाद उसे अकेले रहने की जरूरत है और उसने इस बात का सम्मान किया। एक बार फिर आसपास का जायजा लेते हुए उसने एथन को ढूंढ लिया। इस बार आगे बढ़ने पर उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। बातचीत शुरू करने से पहले दोनों ने एक दूसरे से मजबूती से हाथ मिलाया और गले मिलकर अभिवादन किया। इसके बाद हम गुप्त लोक में जाएंगे, है ना? मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ, एथन ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। आने वाले रोमांच के बारे में सोचते हुए डेमियन भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रहस्यमय दुनिया में रोमांच, महाद्वीप में रोमांच और फिर असंख्य दुनियाओं में रोमांच, बस इस विचार से ही मेरा खून उत्साह से भर उठता है। ईथन को डेमियन की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डेमियन द्वारा वर्णित दृश्यों के बारे में सोचकर उसे सहमत होना पड़ा। ठीक है, जब तुम दूसरे लोगों की खोज में निकलो तो मुझे जरूर फोन करना। मैं ऐसे रोमांचक साहसिक कार्य से वंचित नहीं रह सकता, डेमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे जब भी बोरियत महसूस हो तो अपना गुस्सा निकालने के लिए एक साथी की जरूरत है। तुम, एथन चिल्लाया। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे मानो लड़ने ही वाले हों, लेकिन अचानक ही वे जोर से हंसने लगे। हाँ, देखते हैं उस समय कौन किसका निशाना बनता है। वैसे भी तुम हमेशा उस कैथरीन नाम की लड़की की निशाना बनी रहोगी, इसलिए मुझे वह शो देखने में मजा आएगा। डेमियन ने आंखें घुमाई। हाँ, अगर ऐसा है भी तो कम से कम वो तो मेरे पास है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? या फिर तुम्हारे जैसे बदसूरत कमीने को कोई औरत अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती? सच तो यह है कि ईथन अपने आप में काफी आकर्षक लड़का था। बस जब वह डेमियन के बगल में खड़ा होता था तब वह औसत से थोड़ा बेहतर दिखता था। अभी भी भीड़ में हर नस्ल की कई लड़कियां थीं जो उसे देखकर दिल से प्यार भरी निगाहें बना रही थीं और उसका नाम चिल्ला रही थीं। ईथन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हम सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, बस दिक्कत यह है कि मेरी पहले से ही एक मंगेतर है, इसलिए मैं उन्हें मना कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं तुम्हारी मंगेतर से मिलूंगा तो उसे जरूर बता दूंगा कि तुम्हारे साथ सोने के लिए कितनी औरतें हमेशा तरसती रहती हैं। एक अच्छा भाई हमेशा अपने दोस्त की मदद करता है। डेमियन हंस पड़ा। समारोह शुरू होने से पहले दोनों कई मिनट तक बच्चों की तरह आपस में झगड़ते रहे। तब तक सम्राट आ चुके थे और समारोह शुरू भी हो चुका था, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहे और उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सौभाग्यवश वे अपेक्षाकृत दूर बैठे थे, इसलिए चौथी श्रेणी की बुद्धि वाले नेताओं के अलावा किसी को भी उनकी नोकझोंक सुनाई नहीं दी। हालांकि अगर कोई उन्हें देखता तो ये बात साफ जाहिर हो जाती। पशु महारानी हल्की सी मुस्कुराए और पशु सम्राट के चेहरे पर एक जंगली सी मुस्कान आ गई, जैसे वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा हो। एडेलेयर सम्राट के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जैसे वह डेमियन के इस नए रूप को देख रहे हों।
ऐसा लग रहा था मानो वह उसका किसी प्रकार का मूल्यांकन कर रहे हों। अन्य 48 प्रतियोगियों के लिए समारोह सरल था। चूंकि उनके लिए कोई भौतिक पुरस्कार नहीं था, इसलिए केवल उनके नाम और उनकी निष्ठा, यदि कोई हो, का उल्लेख किया गया। यह मूलतः प्रसिद्धि का पुरस्कार था। समारोह करीब 1 घंटे तक चला, जिसके बाद शीर्ष 3 के नाम घोषित करने का समय आ गया। इसी समय डेमियन और एथन ने आखिरकार अपनी नोकझोंक बंद कर दी, हालांकि वे अब भी एक दूसरे को लड़ाई के लिए बेताब मुस्कान के साथ घूर रहे थे। तीसरे स्थान पर बीस्ट डोमेन के वोल्फैंग कबीले से एथन वोल्फैंग हैं। उन्हें एसएस रैंक की कलाकृति प्राप्त होगी। ईथन गर्व से खड़े होकर तीसरे स्थान के पोडियम की ओर बढ़ा। दर्शकों की जयकार के बीच टूर्नामेंट के कर्मचारी उसके पास पहुंचे। क्या आप रक्षात्मक या सहायक कलाकृति चाहेंगे? ईथन ने बिना किसी झिझक के सहायक वस्तु को चुना। टूर्नामेंट के कर्मचारियों ने एक चांदी की थाली निकाली जिस पर एक चमकता हुआ सुनहरा कंगन था और उसे ईथन को भेंट किया। इसे स्वीकार करते ही वह मुस्कुरा उठा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी इस भेंट से संतुष्ट था। दूसरे स्थान पर है एडिलेयर साम्राज्य के हॉट कबीले की कैथरीन हॉट। उन्हें एक कलाकृति और साथ ही एक स्थायी शक्तिवर्धक औषधि भी मिलेगी। ये औषधियां केवल वर्तमान में मौजूद सबसे अनुभवी और प्रतिभाशाली रसायनज्ञों द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। कैथरीन ने भी एथन की तरह ही चांदी के चबूतरे पर गर्व से खड़े होकर वही प्रक्रिया दोहराई। जब कर्मचारी उसके पास आए तो उसने एक रक्षात्मक वस्तु चुनी। फिर उसे चमकीले प्लेटिनम रंग का कवच और एक तरल पदार्थ की बोतल दी गई। मुस्कुराते हुए उसने डेमियन की ओर देखा और फिर ऐसे दिखावा किया जैसे उसने कुछ किया ही न हो। अंत में डेमियन की बारी आई और अंत में नेक्सस की 100वीं वर्षगांठ के इस आयोजन के विजेता हैं डेमियन वॉर्ड। हालांकि वे वर्तमान में किसी संगठन से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन वे एडवेंचरस गिल्ड के सदस्य होने के साथ साथ एडिलेयर साम्राज्य के निवासी भी हैं। उन्हें पिछले 2 पुरस्कारों के साथ साथ एलिक्सिर भी मिलेगा, जो एक चमत्कारी औषधि है जो सभी बीमारियों और चोटों को ठीक कर सकती है। डेमियन गर्व से सबसे ऊंचे सुनहरे चबूतरे पर खड़ा था। उसे एक सहायक वस्तु मिली जिसका आकार उसके क्रॉस के आकार के झुमके जैसा ही था, और वही औषधि मिली जो कैथरीन को मिली थी। इन दोनों के साथ एक चमकदार लाल सुनहरे रंग की औषधि एक साफ कांच के पात्र में रखी हुई थी। यही वह औषधि थी जिसकी उसे इतनी बेसब्री से तलाश थी। अंततः उसे अपनी मां को ठीक करने का तरीका मिल गया। उसने तुरंत अपने पुरस्कार को बाद में देखने के लिए अपने सबस्पेस में सुरक्षित रख लिया। विभिन्न नेताओं के कुछ समापन भाषणों के बाद समारोह अंततः समाप्त हो गया और इस तरह नेक्सस इवेंट का समापन हुआ। जल्दी ही रात हो गई और विशाल अखाड़े के आसपास कई पार्टियां चल रही थीं। लोगों की भीड़ बिना किसी रोक टोक या चिंता के नाच गाना और जश्न मना रही थी, मानो वे अपनी सारी चिंताएं भुला चुके हों। डेमियन अखाड़े की छत से ये सब देख रहा था। आम तौर पर यहां आना मना था, लेकिन उसे यहां टेलीपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नीचे मौजूद लोगों को बिना किसी जिम्मेदारी के आनंद लेते देख वह धीरे से लेट गया और तारों को निहारने लगा। जिम्मेदारियां हैं ना। हालांकि अमृत प्राप्त करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मेरी जिम्मेदारियां कम हुई हैं। ये वही एहसास है जो मुझे कालकोठरी में गिरने से पहले और उस भेड़िए का सामना करने और रूपांतरित होने से पहले हुआ था। डेमियन ने तारों को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। धरती पर कुछ हो रहा है। मेरी यह अंतर्ज्ञान शक्ति कभी गलत साबित नहीं हुई और रहस्यमयी लोक अवसर की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यही एकमात्र संभव स्थिति है। लेकिन मेरे पास वापस जाने की शक्ति नहीं है। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे पहुंचने से पहले मेरी मां को कुछ भी न हो। डेमियन ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपने बगल में किसी के आने का आभास हुआ। क्या आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए? आखिरकार आप नेक्सस इवेंट में प्रथम स्थान पर आए हैं। हर कोई आपके साथ पार्टी करना चाहता है। हल्की सी मुस्कान के साथ डेमियन ने जवाब दिया, और क्या तुम्हें मुझसे बचना नहीं चाहिए था? कौन जानता था कि हमारी पड़ोस की मिलनसार राजकुमारी इतनी शर्मीली है। कैथरीन शर्मा गई और नजरें फेर ली। उस बारे में मुझे माफ करना कि सोते समय मैं तुमसे इस तरह चिपकी रही। तुम्हें जरूर असहज महसूस हुआ होगा। खैर, ये सच है कि तुम काफी भारी थे, डेमियन ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम? कैथरीन हकलाते हुए बोली और फिर डेमियन पर झपटी, उसके सीने पर बार बार मुक्के मारने लगी। ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, डेमियन मान गया। वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं असहज था? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे सीधे सादे आदमी का नाम बता सकता हूं जिसे किसी खूबसूरत औरत द्वारा तकिए की तरह इस्तेमाल किए जाने पर असहजता महसूस हो।
कैथरीन एक पल के लिए रुकी, उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। धीरे से कराहते हुए वह लेट गई। चूंकि वह अभी अभी उस पर झपटी थी, इसलिए वह उसके ऊपर लेट गई और उसका सिर उसकी छाती पर था। डेमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये निश्चित रूप से उस सीमा को पार करना था जिसे वे दोनों पिछले कुछ महीनों से पार न करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर रखे और रात के आकाश को घूरता रहा। दोनों के इस मुद्रा में स्थिर रहने से वातावरण में एक शांतिपूर्ण माहौल छा गया। न तो कोई बोला और न ही बातचीत शुरू करने के लिए उनके पास शब्द थे। दोनों अपनी वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से केंद्रित थे। अचानक शांत आकाश चमकीले रंगों से जगमगा उठा। आतिशबाजी टूटते तारों की तरह आकाश में बिखर गई और रात विभिन्न आकृतियों से रोशन हो गई। डेमियन ये सब देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम एक शानदार नजारा देखने से चूक रहे हो। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन देखने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया। इसके बजाय वह डेमियन की छाती में और गहराई से लिपट गई। कैथरीन ने फिर धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। डेमियन ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह समझ नहीं पाया, लेकिन वह समझ गया था। खुशी की एक शुद्ध आभा बिखेरती भीड़ के ऊपर और तारों के रंगों से जगमगाते खूबसूरत रात के आकाश के नीचे, कैथरीन ने कुछ ऐसा कहा था जिसे वह हमेशा सुनना चाहता था, चाहे वह भविष्य में कितनी भी दूर क्यों न हो। उस घटनापूर्ण रात के बाद पूरा एक महीना बिना किसी खास घटनाक्रम के बीत गया। अखाड़े में उमड़ी भीड़ धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि सभी लोग अपने अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौट गए। गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले उन्हें एकत्रित रखना अधिक सुविधाजनक था, इसलिए केवल शीर्ष 50 प्रतिभागी ही अखाड़े में रहे। उन्हें आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी भी दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ज़ैड की छोटी छोटी पर्चियां प्राप्त हुई, जो स्पष्ट रूप से सूचना संग्रहण उपकरण थीं। स्थानिक छल्लों के विपरीत, ये ज़ैड पर्चियां भौतिक वस्तुओं को संग्रहित नहीं कर सकती थीं, लेकिन ये स्मृतियों और सूचनाओं को संग्रहित कर सकती थीं जिन्हें बाद में अन्य लोग देख सकते थे। अपनी ज़ैड पर्ची की जांच करने और जानकारी जुटाने से पहले डेमियन ने टूर्नामेंट से इनाम के तौर पर मिली वस्तुओं पर सरसरी नजर डाली। कलाकृतियों की तरह उच्च श्रेणी की औषधियों का भी सिस्टम द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। छिपाने वाली बाली, एक कुशल कारीगर द्वारा गढ़ी गई एक बाली जिसमें पहनने वाले की उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाने की क्षमता है। कोई भी कदम आवाज नहीं करेगा और पहनने वाले को तब तक कोई नहीं देखेगा जब तक वह खुद न चाहे। अतिरिक्त प्रभाव माना क्षमता में 250 की वृद्धि। डेमियन को लगा कि विवरण थोड़ा नीरस है, लेकिन फिर भी उसने बाली पहन ली। उसकी पिछली बाली तो बस सजावट के लिए थी, इसलिए उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाली पहनने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि विवरण बिल्कुल सटीक था। उसके कदम पंख से भी हल्के थे और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मौजूदगी पूरी तरह मिट गई हो। वह तेजी से एथन के पीछे गया और उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे एथन बुरी तरह डर गया। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह किसी के ठीक सामने खड़ा न हो, तब तक कोई उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर सकता। स्थायी स्टेट बूस्ट पोषण, एक कुशल रसायनज्ञ द्वारा निर्मित औषधि। इसमें किसी एक शारीरिक क्षमता को स्थायी रूप से 25 अंक तक बढ़ाने की क्षमता है। औषधि के प्रभाव के कारण इसका उपयोग केवल हर 5 वर्षों में एक बार किया जा सकता है। यदि इसे इस अवधि से पहले लिया जाता है तो औषधि का कोई प्रभाव नहीं होगा। डेमियन ने एक पल सोचा। उसकी शारीरिक क्षमताएं पहले से ही काफी अच्छी थीं, लेकिन और बेहतर होने में कोई बुराई नहीं थी। समस्या बस इतनी थी कि औषधि से केवल एक ही क्षमता बढ़ेगी। उसने बाद में, जब उसे इस बारे में ठीक से सोचने का समय मिलेगा, तब इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंत में उसने एलिक्सिर की जांच की। होलोग्राफिक सिस्टम विंडो के बाकी हिस्सों की तरह हल्के नीले रंग में रंगे अन्य 2 आइटम नामों के विपरीत, एलिक्सिर का नाम चमकीले बैंगनी रंग में लिखा हुआ था। अमृत, एक चमत्कारी औषधि जिसे वर्तमान समय में इस ग्रह पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बना सकता। ये लगभग हर तरह की बीमारी, रोग या चोट को ठीक कर सकती है। यहां तक कि मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति को भी यह औषधि तरोताजा कर सकती है। मनुष्यों पर इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। डेमियन मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि अतिरंजित प्रभावों का क्या मतलब है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अच्छी बात है। अपनी मां के अलौकिक शक्ति के साथ जागने की कल्पना करते हुए वह हल्के से हंस पड़ा। वह काम पूरा करने के बाद उसने उस गुप्त क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया जिसमें वह जल्द ही प्रवेश करने वाला था। ज़ैड स्लिप के माध्यम से डेमियन ने शाश्वत गुप्त लोक के बारे में बहुत कुछ सीखा। हालांकि इसे गुप्त लोक कहा जाता था, वास्तव में यह अपनी ही एक अलग दुनिया थी।
इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र और निवासी थे जो अपना जीवन अपने तरीके से जीते थे। गुप्त लोक की कुल जनसंख्या की तुलना में 50 लोग नगण्य थे। इस आबादी का अधिकांश भाग जंगली जानवरों से बना था, हालांकि एपिरॉन के विपरीत इनमें से अधिकांश जानवर तृतीय श्रेणी के थे। द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी के जानवर भी कम संख्या में मौजूद थे, जबकि प्रथम श्रेणी के जानवरों की गिनती ही नहीं की गई थी। वे कुल मिलाकर महत्वहीन थे। ये जीव जंतु इस छोटी सी दुनिया में बिखरे हुए थे और प्रतिभागियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे, लेकिन यही तो उद्देश्य था। खतरे के बिना विकास को प्रेरित करने का कोई दबाव नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें मरने के लिए भेजा जा रहा था। ज़ेड की पर्चियों में उन चौथे दर्जे के राक्षसों के ज्ञात स्थानों की जानकारी थी जिनसे बचना था। हालांकि गुप्त क्षेत्र हर 10 साल में नेक्सस इवेंट के साथ नहीं खुलता था, लेकिन ये हर 100 साल में एक अलग घटना के रूप में खुलता था। गुप्त क्षेत्र के बारे में एक और तथ्य ये था कि इसमें अर्धदेवताओं को रखने के लिए संरचनात्मक अखंडता नहीं थी, जिससे चौथी श्रेणी ही शक्ति का शिखर बन जाती थी। उन्हें जो जानकारी प्रदान की गई थी वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से हुई 10 बार की खुदाई के दौरान एकत्रित की गई थी। जानवरों के अलावा ये बुद्धिमान प्रजातियां भी थीं। ऐसी अफवाह थी कि किसी ने परियों की एक प्रजाति और अन्य प्रजातियों की कई उप प्रजातियों, जैसे कि चंद्रकल्पित बौनों को देखा था। इन मूल निवासी प्रजातियों में सबसे खतरनाक बर्बर प्रजाति थी। बर्बर जाति हर चीज से ऊपर ताकत को प्राथमिकता देती थी और शारीरिक बल के बजाय जादू का उपयोग करने के कारण दूसरों को तुच्छ समझती थी। बर्बर लोग बाहरी लोगों के प्रति विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण थे और उनमें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को उसके मूल निवासियों से अलग करने की एक विचित्र क्षमता थी। उनकी नस्ल के बारे में इस तथ्य के अलावा और कुछ खास दस्तावेजी जानकारी नहीं थी कि प्रतिभागियों को उनसे सावधान रहना चाहिए। उस छोटी दुनिया का वातावरण भी खतरों से भरा हुआ था। विशाल विषैले दलदल जो आसानी से द्वितीय श्रेणी के लोगों को मार सकते थे, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र जिनका तापमान मांस को पलक झपकते ही पिघला सकता था, और भी कई स्थान वहां पाए जा सकते थे। हालांकि इसे एक गुप्त क्षेत्र होने और बाहरी दुनिया से संपर्क न होने के कारण एक छोटी दुनिया माना जाता था, लेकिन इसके पारिस्थितिकी तंत्र महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक विविध थे। उस रहस्यमय क्षेत्र में अनगिनत खजाने मौजूद थे जिनकी संख्या खतरों की संख्या के बराबर या उससे भी कहीं अधिक थी। ऐसा कहा जाता है कि महान युद्ध के अंत में एपिरॉन की सभी जातियों के कई शीर्ष विशेषज्ञ गुप्त क्षेत्र में एकत्रित हुए थे ताकि भविष्य के योग्य उत्तराधिकारियों के लिए विरासत छोड़ सकें। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु निकट आ रही है, शायद वे किसी और को अपनी विरासत सौंपना चाहते थे। विरासत मकबरे नामक संरचनाओं की खोज के कारण यह अटकलें लगाई गईं। ये संरचनाएं विभिन्न आकृतियों और आकारों की थीं, लेकिन इनमें कुछ समान विशेषताएं थीं। इनमें प्रवेश करने वालों की परीक्षा ली जाती थी और उनकी योग्यता का आकलन किया जाता था। यदि कोई इस परीक्षा में स्वयं को सिद्ध कर लेता था तो उसे भारी पुरस्कार प्राप्त होते थे। इस तथ्य के बारे में पढ़कर डेमियन के कई रहस्य सुलझ गए। इतने समय से वह सोच रहा था कि सब लोग क्यों कहते हैं कि हर जगह खजाने हैं, और उसके मन में जो तस्वीर बनी थी वह काफी हास्यास्पद थी। उसने कल्पना की कि वह यूं ही खुदाई शुरू कर सकता है और मिट्टी में एस रैंक की कोई कलाकृति या कुछ और ढूंढ सकता है। ये जानकर कि खजाने को हासिल करने की प्रक्रिया में एक व्यवस्थित ढांचा मौजूद है, उसे इस बात का भरोसा हो गया कि गुप्त क्षेत्र में बिताया गया उसका समय मूर्खतापूर्ण काम करने में व्यतीत नहीं होगा। हालांकि उसके ये मूर्खतापूर्ण विचार पूरी तरह गलत नहीं थे। वास्तव में उस क्षेत्र में जगह जगह कुछ खजाने बिखरे पड़े थे जो अतीत में हुए युद्धों के अवशेष थे। बस इनकी संख्या और गुणवत्ता बहुत कम थी। आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद डेमियन ने छोटी दुनिया में प्रवेश करने से पहले विश्राम के दिन बिताए। इन्हीं दिनों में से एक दिन सम्राटों ने उसे बुलाया और उसकी सांस लेने की क्षमता के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार जिन जानवरों को वह खा जाता था उनसे गुण प्राप्त करने का एकमात्र कारण उसका शून्य शरीर ही था। उसने जो भी रिकॉर्ड पढ़े थे उनमें उसे अपने इस शरीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसने इसे छुपाए रखना ही बेहतर समझा। उसकी क्षमताएं अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे उसे तुरुप के पत्ते की तरह बचाकर रखना चाहिए। वह बैठक उल्लेख करने लायक नहीं थी। चूंकि सम्राट पहले ही उस पर दबाव न डालने या उसे नाराज न करने पर सहमत हो चुके थे, इसलिए उसके इनकार के बाद वह बैठक तुरंत समाप्त हो गई। एकमात्र अड़चन एडिलेर सम्राट की लगातार घूरती निगाहें थीं। ये वैसी भयंकर या जानलेवा नजर नहीं थी जैसी पहली मुलाकात में उसे मिली थी, लेकिन उतनी ही डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट उसकी आत्मा में झांक रहा हो और उसके सारे रहस्य जानने की कोशिश कर रहा हो।
सम्राटों ने भी अखाड़े में बने रहने का फैसला किया क्योंकि गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए उनकी शक्ति आवश्यक थी। उनके साम्राज्यों की रक्षा के लिए उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक तैनात थे और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में समाचार प्राप्त करने के लिए संचार उपकरण भी थे, इसलिए वे अपनी लंबी अनुपस्थिति को लेकर चिंतित नहीं थे। अन्य खबरों में नेक्सस घटना की समाप्ति के बाद डेमियन और कैथरीन के रिश्ते में थोड़ी प्रगति हुई है। दोनों ने अब भी एक सीमा बनाए रखी थी जिसे वे पार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी नज़दीकी एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। वे लगभग हर समय साथ रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के आसपास ही प्रशिक्षण भी करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें एक दूसरे को गले लगाते हुए देखना भी कोई असामान्य बात नहीं थी, मानो वे सचमुच एक जोड़े हों। कभी कभी वे फाइनल मुकाबले के बाद जिस बिस्तर पर सोए थे उसी पर सो जाते थे, फर्क सिर्फ इतना होता था कि कोई असहजता नहीं होती थी। जागने पर वे बस एक दूसरे को सुप्रभात कहते और अपने दिनचर्या में लग जाते। इस सब से सबसे ज्यादा परेशानी ज़ारा को होती थी, जो हमेशा की तरह तीसरे पहिए की तरह फंसी रहती थी। फिर भी जब भी वह इस विषय को उठाती, वे दोनों तुरंत इसे टाल देते थे। ज़ारा इन दिनों राक्षसी महारानी के साथ समय बिता रही थी, क्योंकि उसने डेमियन से इसकी अनुमति मांगी थी। उसे महारानी से एक जुड़ाव भी महसूस हो रहा था जिसे वह समझना चाहती थी। जैसे जैसे सभी लोग अपने शांतिपूर्ण दैनिक जीवन में लगे रहे, महीना समाप्त हो गया और गुप्त क्षेत्र को खोलने का समय आ गया। अगले महीने का पहला दिन था और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्राप्त। सभी 50 प्रतियोगी एकत्रित हुए। उनके सामने एक विशाल मैदान था जो खाली होने के बावजूद एक प्राचीन आभा बिखेर रहा था। 9 नेता उनके सामने खड़े थे। बिना कुछ कहे जादुई शक्ति का प्रवाह हुआ क्योंकि उन्होंने पृथ्वी में ऊर्जा प्रवाहित की। वूम! जैसे ही जमीन मुड़ने लगी, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। आधे घंटे के भीतर पहले शांत पड़े घास के मैदान में एक विशाल गड्ढा बन गया। ठीक है, एडेलेर सम्राट ने कहा, जिनके चेहरे से पसीने की कुछ बूंदें टपक रही थीं। प्रवेश द्वार खोलने के लिए आवश्यक माना की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक थी। गुप्त लोक में प्रवेश करने के लिए आपको बस इस छेद से होकर गुजरना होगा। पोर्टल आपको सीधे वहीं ले जाएगा। ध्यान रखें कि प्रवेश करते ही आप अलग हो जाएंगे और आपके स्थान अनियमित होंगे। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, अवसरों की तलाश करें और शक्ति प्राप्त करें। प्रतिभागियों के हाथों में 50 छोटे टोकन आ गिरे। फिर नेताओं की अनुमति से वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस विशाल गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए। ये टोकन आपको 6 महीने बाद सीधे बाहर ले जाएंगे। याद रखें, अगर आप टोकन खो देते हैं तो आप अगली बार गुप्त लोक खुलने तक वहीं फंसे रहेंगे, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो टोकन आपके शव को बाहर ले जाएगा। अपने उन प्रतिद्वंद्वियों की अनदेखी करते हुए, जिनके चेहरे पर अब थोड़ी घबराहट के भाव दिख रहे थे, उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। अब आगे बढ़ो और खोजबीन करो। ईश्वर करे भाग्य तुम सभी को सुखद संयोगों से नवाजे। डेमियन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उसकी अधिकांश बातें किसी खास व्यक्ति के लिए थीं, लेकिन वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। उस व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आप दूसरी तरफ देखिए। फिर उसने छलांग लगा दी। डेमियन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने भी ऐसा ही किया और खाई में कूद पड़े। गिरने से डेमियन को कालकोठरी में अपने सफर की शुरुआत याद आ गई, सिवाय इसके कि इस बार गिरते समय उसे दिल दहला देने वाला दर्द नहीं हुआ था। चारों ओर फैले घोर अंधेरे में डेमियन पुरानी यादों में खो गया। कुछ ही मिनटों के अंतराल में उसने अपने नीचे से आती हुई रोशनी देखी, जिससे सुरंग के निकास का रास्ता स्पष्ट हो गया। इस रोशनी में स्थानिक उतार चढ़ाव बड़ी कुशलता से छिपे हुए थे। जिस गति से वह गिर रहा था, उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुरंग से बाहर निकलते ही डेमियन को चारों ओर चमकीला नीला आसमान दिखाई दिया। हवा के झोंकों से उसके कपड़े तेजी से फड़फड़ा रहे थे और वह नीचे उतरता जा रहा था। नीचे देखने पर उसे केवल बादलों की एक परत ही दिखाई दी। इस समय तक डेमियन अपने वेक्टर कंट्रोल का उपयोग करके उड़ना सीख चुका था, लेकिन उसने कोई भी निर्णय लेने से पहले बादल की परत से नीचे गिरने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी ऊंचाई पर है या कहाँ है, इसलिए वह बेहतर अवलोकन चाहता था। और जब वह अंततः बादलों की परत को भेद कर बाहर निकला तो उसके सामने के दृश्यों ने उसे सचमुच विस्मय में डाल दिया। उसके नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और उसकी दृष्टि की सीमा तक फैली हुई थी, जिसमें कुछ पर्वत बादल को भी छू रहे थे। यह एक अद्भुत नजारा था क्योंकि जमीन इतनी दूर थी कि डेमियन अपनी वर्तमान ऊंचाई से उसे देख भी नहीं सकता था। इसके बजाय उसने जो देखा वह बादलों की एक दूसरी परत थी, जो उसके द्वारा देखे गए सबसे ऊंचे पर्वत के लगभग आधे हिस्से तक फैली हुई थी।
पहाड़ों के अलावा कई तैरती हुई चट्टानें क्षुद्रग्रह पेटी का आकार ले रही थीं, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी थीं कि उन पर शहर बसाए जा सकते थे। इससे उसे नीले रंग के लंबे लोगों वाली एक फिल्म का दृश्य याद आ गया। अगर उसे साधना संबंधी उपन्यासों में वर्णित अमर पहाड़ों की पृथ्वी पर कल्पना करनी होती, तो शायद यही दृश्य उसके दिमाग में होता। जैसे जैसे वह नीचे गिरता गया, डैमियन ने अपने होश और माना शक्ति की भावना को मुक्त करते हुए उन पहाड़ों पर मंडरा रहे खतरों का जायजा लिया जिनके वह करीब था। इससे उसे एक और झटका लगा। वह अपने सबसे नजदीकी पहाड़ के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाया, लेकिन उस हिस्से में भी उसने अनगिनत तृतीय श्रेणी के जानवरों को बेखौफ घूमते देखा। मेरे लिए नीचे उतरना जारी रखना सबसे अच्छा होगा। ताकत वापस आने के बाद मैं इस क्षेत्र में वापस आ सकता हूँ। ये निर्णय लेते हुए उसने अपनी गति बढ़ाकर नीचे उतरना शुरू किया और जल्दी ही बादलों की दूसरी परत को पार कर लिया। एक और भव्य दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। विशाल मैदान विभिन्न आकृतियों वाले प्रागैतिहासिक दिखने वाले जानवरों से भरे हुए थे और चारों ओर बड़े बड़े जलाशय फैले हुए थे। अगर उसे इस वातावरण का नाम देना होता तो वह इसे दलदली भूमि कहता, लेकिन यह इतना निर्मल और सुंदर था कि इसे ऐसा नाम देना उचित नहीं था। इस समय उसे अंततः पहाड़ों की तलहटी दिखाई देने लगी। अपनी वर्तमान दिशा के अनुसार वह सीधे दो पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसने रुकने और आगे बढ़ने से पहले अपनी स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया। यह एक आसान काम था। उसने हवा के अणुओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी वेक्टर नियंत्रण क्षमता का इस्तेमाल किया और खुद को हवा में तैरता रखा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह के अचानक रुकने के दबाव से कुचल जाता, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। वेक्टर नियंत्रण वास्तव में एक बहुत ही सामान्य शक्ति थी। डैमियन ने अपनी जेड स्लिप निकालकर उसमें अंकित नक्शे को देखा। हालांकि यह विस्तृत नहीं था, क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र के कई हिस्से अभी तक खोजे नहीं गए थे, फिर भी इसमें इतने प्रमुख स्थल चिन्ह थे कि उसके स्थान का सामान्य अनुमान लगाया जा सके। डैमियन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये अमर पर्वत उन्हीं स्थल चिन्हों में से एक थे, और यह सचमुच आसान था। अपने बगल में स्थित उस पर्वत को देखते हुए, जो उन सभी में सबसे ऊंचा प्रतीत होता था, डैमियन सोचने लगा, ये गॉडस्पाक पर्वत है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र स्वर्ग तक पहुंचने वाली पर्वत श्रृंखला है। हालांकि इस पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग अनछुआ था, फिर भी इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। विशेष रूप से इस गॉडस्पाक पर्वत के बारे में ऐसी अफवाह थी कि इस पर्वत की चोटी एक पतित देवता का विश्राम स्थल थी। एक पतित देवता है ना? डैमियन ने सोचा जब वह उस पहाड़ को निहार रहा था जो बादलों की परत में विलीन हो रहा था। उसे शिखर पर चढ़ने और उस स्तर के किसी प्राणी के अंश मात्र देखने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने इसे दबा दिया। ऐसा संभव ही नहीं था कि इतने प्रभावशाली शिखर पर चौथे दर्जे का कोई राक्षस न हो। शायद जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंच जाऊंगा। अपने विचारों को झटकते हुए डैमियन नीचे उतरने लगा। वह जानता था कि उस रहस्यमयी क्षेत्र में अनगिनत अलग अलग इलाके और पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं, लेकिन उन सभी का पता लगाने में कई साल लग जाएंगे, और अकेले इस विशाल पर्वत श्रृंखला की तो बात ही छोड़ दीजिए। गॉडस्पाक पर्वत के बारे में फैली अफवाहों के साथ, भले ही इसकी चोटी पर कोई पतित देवता न हो, लेकिन इसकी ढलान पर कई विरासत मकबरे अवश्य ही मौजूद होंगे। वह तीसरे दर्जे से केवल 25 स्तर दूर था। इस पर्वत और इसके आसपास मौजूद दूसरे और तीसरे दर्जे के जीवों की संख्या को देखते हुए वह अपेक्षाकृत जल्दी ही आवश्यक अनुभव प्राप्त कर सकेगा। मैं भी काफी समय से विकसित नहीं हुआ हूँ। डैमियन किसी भी तरह से आत्मपीड़क नहीं था, लेकिन उसने अवचेतन रूप से तीव्र दर्द को शक्ति प्राप्ति की भावना के समान मान लिया था। उस सारे दर्द के बाद उसे जो गुण प्राप्त हुए थे, उनसे वह उस दर्द को फिर से महसूस करने के लिए व्याकुल था। हालांकि वह छोटी शुरुआत करना चाहता था। पहाड़ पर उतरने के बजाय डैमियन ने अपनी मेहनत शुरू करने के लिए उसके नीचे की घाटी में उतरना चुना। अपने कालकोठरी के दिनों की तरह वह घाटी के अंधेरे में अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाने जा रहा था। इसी बीच कैथरीन अपने विचारों और फैसलों में उलझी हुई थी। डैमियन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे गॉडस्पाक पर्वत पर छोड़ा गया था। जब कैथरीन खाई से बाहर निकली तो उसने खुद को हवा में पाया, लेकिन डैमियन के विपरीत वो तुरंत स्थिर हो गई। उसकी स्थिति बादलों की पहली परत के ठीक ऊपर थी। इस परत को पार करने के बाद उसे दलदली भूमि और साथ ही दो समीपवर्ती पहाड़ों के बीच की घाटी दिखाई दी। इसके साथ ही उसने अपनी पहचान बताने के लिए अपनी जेड पर्ची भी निकाल ली। जमीन पर पहुंचकर कैथरीन ने सतर्कता से चारों ओर देखा। उसने आसपास कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया था और वह लापरवाही से आगे बढ़ने की आदी नहीं थी। पिताजी के अनुसार गॉडस्पाक पर्वत संयोगवश होने वाली मुलाकातों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से
एक है। जब वे छोटे थे और गुप्त लोक में प्रवेश किया था तब वे भी यहीं आए थे और उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में कुछ विरासत मकबरों के स्थान बताए थे। सम्राट की पुत्री होने के नाते कैथरीन को सूचना के मामले में कुछ स्वाभाविक लाभ प्राप्त थे। हालांकि वह ये जानकारी डेमियन के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने इस पर सख्त रोक लगा दी। ये स्पष्ट था कि वह चाहते थे कि कैथरीन इस यात्रा के दौरान अधिकतम लाभ प्राप्त करे। अचानक कैथरीन की मानिक जैसी आंखें बदलने लगीं। वे सुनहरे रंग की हो गईं और उनकी पुतलियां अनगिनत चमकती चिंगारियों में बदल गईं, जिससे उनकी आंखें एनीमे जैसी दिखने लगीं। कैथरीन की दृष्टि में हवा से अनेक रंगों के तार निकले, जो अज्ञात स्थानों और लोगों से जुड़ रहे थे। इन तारों में से एक तार लाल रंग से रंगा हुआ था। इस तार की स्थिति का पता लगाते हुए कैथरीन मुस्कुराए। लगता है वह आसपास ही है। हालांकि वह तुरंत उसके पास नहीं दौड़ी। हालांकि वह उसके साथ घूमना चाहती थी, लेकिन पहले उन्हें ताकत जुटाने की जरूरत थी। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मैं उसे ढूंढ लूंगी। देखते हैं तब वो मुझे कैसे तंग करता है। उसने शरारती मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। एक पल भी बर्बाद किए बिना कैथरीन शिकार की तलाश में उस विशाल पर्वत के घने जंगल में दौड़ पड़ी। इन दोनों के विपरीत, जिनका भाग्य इतना समान था कि वे एक दूसरे के करीब आ गए, बाकी के प्रतिभाशाली लोग विशाल क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हुए थे। यदि जनसंख्या घनत्व या विकास के बजाय केवल इसके आकार के आधार पर देखा जाए, तो शाश्वत गुप्त क्षेत्र को एपिरोन महाद्वीप से थोड़ा बड़ा माना जा सकता है। कोई व्यक्ति सचमुच उस क्षेत्र में अपने पूरे 6 महीने एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में बिता सकता है, और टेलीपोर्ट होने से पहले वह अपनी यही यात्रा पूरी भी नहीं कर पाएगा। पिघले हुए लावा और उग्र ज्वालामुखियों से भरे एक विशाल क्षेत्र में एक अकेला भेड़िया जैसा अर्धमानव खड़ा था। वह गहरे लाल रंग के पत्तों से भरे घने जंगल से घिरा हुआ था, जो देखने में मानो आग की लपटों से बने हों, और वह अपने नंगे हाथों से एक विशाल शेर जैसे जानवर से लड़ रहा था। एक अन्य भयावह वन क्षेत्र में एक अर्धपरिलोक खड़ा था। जैसे जैसे उसके चारों ओर अंधेरा गहराता गया, वह शांतिपूर्वक वातावरण को देखता रहा। इस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले पेड़, घास और यहाँ तक कि जीव जंतु भी क्षत विक्षत और कंकालनुमा हो चुके थे, लेकिन इससे अर्धपरिलोक को कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि वह ऐसे वातावरण में सबसे अधिक सहज प्रतीत होता था। यह सिद्धांत दिया गया था कि गुप्त लोक बनाने वाले व्यक्ति ने द्वार को इस प्रकार बनाया था कि उसमें प्रवेश करने वालों का भाग्य स्वयं निर्धारित हो, लेकिन इस विचार को हमेशा ही विधर्म मानकर खारिज कर दिया गया। आखिरकार कोई भी यह मानना नहीं चाहता था कि भाग्य उनके कार्यों को निर्देशित कर सकता है। हालांकि भाग्य स्वयं एक रहस्यमय अवधारणा थी जिसे कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था, जिसके कारण कई लोग इसकी कार्यप्रणाली में विश्वास करते थे। चाहे ये भाग्य का खेल हो या मात्र संयोग, इन 4 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। यह अज्ञात था कि क्या ये घटना उनके साथ प्रवेश करने वाले अन्य 46 प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी समान थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि वे सभी अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन उनके वर्तमान लक्ष्य एक समान थे। अपनी शक्ति के बल पर वे गुप्त क्षेत्र के कई स्थानों का निर्बाध से अन्वेषण कर सकते थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उनकी आकांक्षाएं भले ही एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन इन सभी सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बड़े बड़े सपने थे। उन्हें दबाव पसंद था, उन्हें खतरे का सामना करने की ललक थी, और वे इस क्षेत्र में मौजूद कई खतरनाक इलाकों में से कुछ का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए बेताब थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें से हर एक तीसरी कक्षा में प्रवेश पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर एक वृद्ध व्यक्ति यह सब देख रहा था। हालांकि उसका अस्तित्व स्पष्ट था, फिर भी उसकी आकृति अलौकिक थी, मानो उसका अपना शरीर ही न हो। अनगिनत बार हल्की आह भरते हुए वृद्ध व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा, देखते हैं कि युवाओं के इस समूह में वह काबिलियत है या नहीं। हालांकि वह चारों ओर से अंधेरे से घिरा हुआ था, डेमियन की दृष्टि जरा भी बाधित नहीं हुई थी। उसकी आंखों ने सचमुच उसके लिए सब कुछ आसान बना दिया था। गुप्त लोक में प्रवेश किए हुए उससे पूरा 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उसने अभी तक इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। अपने सामने मौजूद सांप जैसे राक्षस से तलवार निकालते हुए डेमियन ने चारों ओर देखा। उसके आसपास अब कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। घाटी में मौजूद अधिकांश राक्षस द्वितीय श्रेणी के थे, और उसे केवल वही विशालकाय सांप मिला जिसे उसने अभी अभी मारा था, और वह भी तृतीय श्रेणी का। परिणाम स्पष्ट रूप से एक नरसंहार था। घाटी के भीतर के जानवर अब मेरे विकास में योगदान नहीं देंगे, और मुझे अभी तक कोई विशेष गुणों वाला जानवर भी नहीं मिला है। डेमियन ने मन ही मन सोचा।
ऐसे ही मौकों पर उसे एहसास हुआ कि जिस कालकोठरी में वह गिरा था वह वास्तव में कितनी खास थी। हर मंजिल का सरदार उसे एक नया गुण देता था, यहाँ तक कि उसे ड्रैगन की सांस हासिल करने की शक्ति भी देता था। वहीं बाहरी दुनिया में बिताए 1 साल में उसे एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला था जिसमें कोई ऐसा अनूठा गुण हो जिसे वह खा सके। ऐसा नहीं था कि उसे गुणों वाले जानवर नहीं मिलते थे, क्योंकि जिन जानवरों की वंश परंपरा काफी विकसित हो चुकी थी उनमें से अधिकांश में गुण मौजूद थे। वह लगभग हर जानवर को खा जाता था जिसे वह मारता था, इसलिए यह समस्या नहीं थी। बल्कि ऐसा लगता था मानो वे गुण उसके शरीर के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं थे कि वह उन्हें आत्मसात कर सके। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था तभी उसे अपने पास आते कदमों की आहट सुनाई दी। जाहिर है वह ज़ारा को गुप्त लोक में ले आया था। अगर वह ऐसी जगह जा रहा था जहां उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी तो उसे भी साथ ले जाना स्वाभाविक ही था। इसके अलावा बिना संवाद करने की क्षमता के 6 महीने तक अलग रहना उन दोनों के लिए बहुत लंबा समय था। चूंकि वे दोनों अपेक्षाकृत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें अब शायद ही कभी एक साथ लड़ने की आवश्यकता महसूस होती थी। इसके बजाय वे अलग अलग शिकार करना पसंद करते थे ताकि लाभ प्राप्त कर सकें। शायद जब उन्हें उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी के दुश्मनों का सामना करना पड़े तो वे अपनी शक्ति का संयोजन करेंगे। ठीक है, चूंकि हमने ये खाई पार कर ली है, अब हमारे लिए पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने का समय आ गया है, डेमियन ने ज़ारा की पीठ पर कूदते हुए कहा। पिछले 1 साल में उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि अगर उसकी शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी ना होती तो वह आसानी से उसकी पीठ पर नहीं चढ़ पाता। हालांकि वह आमतौर पर खुद को छोटा कर लेती थी, लेकिन शिकार के दौरान इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिना देर किए दोनों घाटी से बाहर निकल गए। तीसरे दर्जे के लोगों से भरी जगह पर चलो। हमारे लिए आगे बढ़ने का यही सबसे आसान तरीका है। घाटी में जानवरों का वध करने के बाद डेमियन पहले ही 81वें स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे लगा कि यह गति पर्याप्त नहीं है। इस रफ्तार से वह गुप्त क्षेत्र में अपने समय के अंत में ही तीसरे दर्जे का स्तर हासिल कर पाएगा। और हालांकि वह ज़ारा की प्रगति को ठीक ठीक मापना नहीं जानता था, लेकिन उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह भी एक गतिरोध पर अटकी हुई है। उनका लक्ष्य था कि अगले 2 महीनों के अंत तक वे तीसरी श्रेणी या कम से कम दूसरी श्रेणी के शिखर तक पहुंच जाएं। इसी सोच के साथ वे दोनों सीधे बादलों की पहली परत को पार करके पहाड़ के मध्य भाग की ओर चल पड़े। कैथरीन ने भी पिछले महीने में काफी प्रगति की थी। डेमियन के विपरीत उसने सीधे पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, जिससे उसे तीसरी श्रेणी के कई जानवरों से सामना करना पड़ा। इस समय तक वह 90वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने एक और जानवर का सिर काटा, वह लाल धागा जिसे वह देख रही थी हिलने लगा। लगता है उसने चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। खैर, तुम वैसे भी मुझसे पहले तीसरी श्रेणी में नहीं पहुंच पाओगे। कैथरीन पहाड़ पर तेजी से चढ़ी। उसने अब तक की तरह पैदल चलने के बजाय उड़ने का विकल्प चुना। वह पहले बादल की परत तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे पार नहीं किया था। वह इतनी प्रतिस्पर्धी थी कि उसने डेमियन की घाटी से बाहर निकलने का इंतजार किया और फिर इस परत को पार किया। सतही भाग के विपरीत पर्वत के मध्य भाग में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जीवों का अच्छा मिश्रण पाया गया। वहां जीवों से मुठभेड़ की संभावना काफी बढ़ गई थी। यहां मिलने वाली कई प्राचीन कब्रों के अलावा यह एक और कारण था कि गॉडस्पाक पर्वत गुप्त क्षेत्र में परिवहन के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक था। इसकी जनसंख्या घनत्व के विभाजन के कारण यह एक आदर्श समतलीकरण क्षेत्र था। तीनों के चढ़ाई जारी रखने के दौरान एक और महीना तेजी से बीत गया। इस समय डेमियन एक भयंकर लड़ाई के बीच में था। उसके सामने एक विशालकाय उड़ता हुआ बाज था जो ज़ैप्डोस पोकेमोन जैसा दिखता था। उसने अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन उसे दूर से हमला करने पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा था। लड़ाई लगभग आधे घंटे से चल रही थी, लेकिन वह अभी तक उस राक्षस को मार गिराने में कामयाब नहीं हो पाया था। उस राक्षस ने अपने चारों ओर लगातार बिजली का एक क्षेत्र बना रखा था, और हालांकि डेमियन बिजली से अपेक्षाकृत अप्रभावित था, फिर भी उसे खतरे का आभास हो गया था। हवा में वार करते हुए डेमियन ने कई स्थानिक दरारें बनाई और उन्हें उड़ते हुए ब्लेड की तरह उस जानवर की ओर भेजा। ये ब्लेडलेस का एक नया रूप था जिसे उसने दूर से हमला करने के लिए बनाया था। इसके साथ ही वह बाज पर अत्यधिक गर्म प्लाज्मा की किरणें भी भेज रहा था। हालांकि ये हमले कभी कभार ही सफल होते थे। बिजली के क्षेत्र ने प्लाज्मा की किरणों को चीर डाला और गर्मी को नजरअंदाज कर दिया, जबकि बिजली के बाज ने अपनी गति का उपयोग करके स्थानिक दरारों से खुद को बचा लिया। लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं गया। दूसरी ओर से लगातार बर्फ के गोले दागे जा रहे थे, जिनका उद्देश्य बाज को कमजोर करना था। ज़ारा ने वातावरण को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे जमीन भी जमकर बर्फ में तब्दील हो गई।
बास को और ज्यादा चोटें लगने लगी और बिजली का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता चला गया। अंतरिक्षीय दरार से उसका एक पैर पहले ही कट चुका था, जबकि उसके शरीर पर कई छोटे छोटे घाव थे। अचानक बास की परछाई से दर्जनों लताएं निकली और उसे जकड़ने की कोशिश करने लगीं। लताओं से लड़ने के प्रयास में उस पर 5 प्लाज्मा किरणें पड़ी जो उसके शरीर को भेद गईं। दर्द से चीखते हुए बास के चारों ओर मौजूद बिजली का घेरा गायब हो गया। अब पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाने का समय था। ज़ारा बाईं ओर से झपटी, उसका पूरा शरीर बर्फीले कवच से ढका हुआ था। उसके पंजे तेजी से निकले, जिससे बास को चकमा देना पड़ा, और फिर उसके दांत उसके पंख में धंस गए, जिससे वह तुरंत फट गया। बास की उड़ने की क्षमता छीन लेने और उसकी गतिशीलता को निष्क्रिय करने के बाद बाकी की लड़ाई आसान रही। इसके 5 मिनट बाद डेमियन सीधे बाज के सामने टेलीपोर्ट हो गया और उसने घातक हमला कर दिया। वॉइड स्वॉर्ड आर्ट तीसरा चरण, स्थानिक पतन। अंतरिक्ष मुड़ गया और विकृत हो गया, अपने पीछे केवल एक शत विक्षत शव छोड़ गया। जैसे जैसे यह अनुभव बढ़ता गया, डेमियन ने तुरंत शव को निगल लिया। हालांकि इससे उसकी शारीरिक क्षमताओं में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन उस तत्व का सार सीधे उसके शरीर के एक विशिष्ट भाग में समा गया, जिससे उसे उस तत्व के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। हालांकि उसे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर का ये हिस्सा क्या है, लेकिन उसने इसे तब खोजा जब वह अपने शून्य शरीर को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। यह सर्वव्यापी और अलौकिक था, और वह इसके बारे में केवल इतना ही जानता था कि यहीं से उसकी क्षमताओं का स्रोत उत्पन्न होता है। अपनी स्थिति को देखते हुए डेमियन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। पिछले महीने भर में उसने और ज़ारा ने पूरी तरह से तीसरे दर्जे के जानवरों, विशेष रूप से भयंकर आभा वाले जानवरों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके कौशल में जबरदस्त सुधार हुआ था। ज़ारा की बर्फ अब इतनी मजबूत हो गई थी कि वह स्थायी हिमपात पैदा कर सकती थी, जैसा कि उसने पहले जमीन के साथ किया था, और हालांकि डेमियन में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, उसका स्तर बढ़कर 95 हो गया था। उसका लक्ष्य 2 महीनों के भीतर तृतीय श्रेणी तक पहुंचना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इतना समय भी नहीं लगेगा। अधिक से अधिक आधे महीने के भीतर वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। पहाड़ के दूसरी ओर कैथरीन के प्रदर्शन में और भी उल्लेखनीय सुधार हो रहे थे। पिछले महीने में वह केवल तीसरे दर्जे के जानवरों का ही सामना कर रही थी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। उसकी दर्द बढ़ाने वाली मायावी शक्तियों में एक बार फिर सुधार हो चुका था और उसका स्तर पहले ही 99 पर पहुंच चुका था, जो द्वितीय श्रेणी का उच्चतम स्तर है। उसे अगली श्रेणी में जाने के लिए बस कुछ और जानवरों को मारना बाकी था। इसी वजह से वह डेमियन की ओर बढ़ने लगी थी। उसके लिए यह बेहद जरूरी था कि तीसरी श्रेणी हासिल करते ही वह सबसे पहले डेमियन के सामने इस बात का बखान करे। रास्ते में उसे कई जानवर दिखाई दिए और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें मार डाला। तभी उसकी नज़र किसी दिलचस्प चीज पर पड़ी। उसने देखा कि कई तार अज्ञात स्थानों को जोड़ रहे थे, और उनमें से एक तार वास्तव में पास ही था, जिसका रंग चमकीला सुनहरा था। वह जानती थी कि इस रंग का क्या अर्थ है, क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो डेमियन की डोरी का रंग भी यही था। यह एक ऐसी डोरी थी जो अवसर का प्रतीक थी। रस्सी द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए कैथरीन एक विशाल खुले मैदान के बीचों बीच पहुंच गई। उसके सामने उसने एक बड़ी जर्जर पत्थर की पटिया देखी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यद्यपि मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु मेरी इच्छा शक्ति और दृढ़ता कभी क्षीण नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी, जिसे ये संदेश देखने का सौभाग्य प्राप्त है, मेरी परीक्षा में भाग ले, अपनी इच्छा शक्ति का परीक्षण करे और मेरी विरासत ग्रहण करे। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह शिलाखंड क्या था। एक विरासत मकबरे का प्रवेश द्वार। उसने बिना सोचे समझे अंदर प्रवेश किया और तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उसे रुकना पड़ा। उसकी आंखों में तेज दर्द हो रहा था, जिससे उसे छिपे हुए खतरे का आगाह हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वह पीछे हट गई। उस मकबरे के अंदर जो कुछ भी है, उसे मैं अकेले नहीं संभाल सकता। मैं डेमियन और ज़ारा से मिलूंगा, उसके बाद ही हम मिलकर इसे करने की कोशिश करेंगे। कैथरीन को नहीं पता था कि उसे ये आंखें क्यों मिली हैं, लेकिन इन आंखों ने उसे कभी गुमराह नहीं किया था। जब भी वह इन आंखों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलती तो उसे या तो बहुत लाभ मिलता या वह किसी बड़े खतरे से बच जाती। यही कारण था कि कैथरीन ने अकेले साहसिक यात्रा पर निकलते समय एडेलेयर साम्राज्य के भीतर मौजूद वर्चस्ववादी गुट के पीछा करने से परहेज किया था, और यही कारण था कि उसने 1 साल पहले डेमियन को एस्कॉर्ट मिशन के लिए भर्ती करने का फैसला किया था, भले ही वह उसके लिए पूरी तरह से अजनबी था।
उस समय उसका एकमात्र विचार अपनी आंखों से दिखाई देने वाले सुखों का आनंद लेना था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके मन में उसके लिए इतनी गहरी भावनाएं विकसित हो जाएंगी। इस विचार पर मुस्कुराते हुए कैथरीन डेमियन की ओर बढ़ती रही। अगर वह कमीना इस दुनिया से जाने से पहले हिम्मत करके कुछ नहीं बोलता, तो मैं किसी भी चीज की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस पर टूट